नमस्ते, मैं स्वाति जोशी। मैं रूपल परमार आज आपके सामने हिंदी का व्याकरण लेकर आ रहे हैं। किसी भी भाषा में व्याकरण का महत्व बहुत ही होता है, तो इसी के संबंधित हम एक विषय आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। हमारा उद्देश्य यही है कि बच्चे व्याकरण सीखे और व्याकरण के द्वारा सही हिंदी भाषा सीख पाए। तो चलिए आज के विषय की शुरुआत करते हैं। ये है चिंटू। अब हम देखते हैं चिंटू ने की हुई कुछ दिनचर्या। यहाँ पर हमें 3 चित्र दिख रहे हैं। पहले चित्र में चिंटू क्या कर रहा है? चिंटू सोया हुआ है। उसके बाद उसने क्या किया है? दातुन किया है और उसके बाद तैयार होकर वो स्कूल जाएगा। तो सोने की क्रिया, दातुन करने की क्रिया और स्कूल जाने की क्रिया, ये तीनों क्रियाएं विविध समय पर हुई है या होगी या हो चुकी है। तो चिंटू सो रहा था, चिंटू दातुन कर रहा है और चिंटू तैयार होकर स्कूल जाएगा। इन तीनों क्रियाओं में सबसे जरूरी जो चीज हमें लग रही है वो है उसका समय, क्रिया होने का समय। तो क्रिया के समय को ही काल कहते हैं। तो आज का हमारा विषय है हिंदी व्याकरण में काल। तो चलिए देखते हैं कि हिंदी व्याकरण में कितने काल है। तो हिंदी व्याकरण में काल के मुख्य 3 भेद हैं: वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। इन तीनों काल को सीखने से पहले चलिए हम देखते हैं कि काल की परिभाषा क्या है। तो काल की परिभाषा है क्रिया के जिस रूप से कार्य करने या होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। तो अभी आप सबने काल क्या होता है अर्थात काल की परिभाषा देखी। अब हम उसके जो 3 प्रकार है उसको अच्छे से पढ़ेंगे। उसमें से पहला है भूतकाल। तो अभी आपने जो चिंकू की दिनचर्या देखी उसके अंतर्गत हमने पहला वाक्य, उसमें सोने की क्रिया दर्शाई गई है अर्थात वो सो गया था। क्रिया क्या है? सो गया था। तो क्रिया के बीत जाने का जो बोध होता है उसे हम भूतकाल कहते हैं। तो आइए अब हम भूतकाल की परिभाषा देखते हैं कि क्रिया के बीत जाने का बोध होता है उसको भूतकाल कहा जाता है। आइए एक दूसरा उदाहरण हम देखें कि चिंकू खेल रहा था, उसमें खेलने की क्रिया पूर्ण हो गई है ना। तो भूतकाल में जो क्रिया पूर्ण हो गई है वह क्रिया के तौर पर हम देखते हैं। दूसरे एक क्रिया के उदाहरण देखें, खेल रहा था, सो रहा था, घूमने गया था, खाना खा रहा था। तो इन सभी क्रियापदों में हम देख रहे हैं कि भूतकाल के तौर पर क्रियापद दिखाए गए हैं। तो भूतकाल उसे ही कहते हैं जिसमें क्रिया का हो जाने का हमें बोध होता है। दूसरा प्रकार है वर्तमान काल। तो हमने उदाहरण देखा था चिंकू का, उसमें दूसरा चित्र था कि चिंकू दातुन कर रहा है। तो दातुन करने की जो क्रिया है वो अभी हो रही है, वर्तमान काल में चल रही है, तो उसे हम कहेंगे वर्तमान काल। यानी हम जो कर रहे हैं, जो बीत नहीं गया है और जो होने वाला भविष्य भी नहीं है, अभी हो रहा है, उसी को वर्तमान काल कहते हैं। दूसरे कुछ उदाहरण बताऊं तो जैसे मैं अभी पढ़ा रही हूँ, पढ़ाने की क्रिया अभी चल रही है। आप मुझे सुन रहे हैं, तो आपकी सुनने की क्रिया भी वर्तमान काल में चल रही है। तो ये ही हुआ वर्तमान काल। तो अगर वर्तमान काल की परिभाषा हम देखें तो जिस क्रिया से उसके अभी होने का बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। अब हम काल का तीसरा प्रकार देखेंगे, भविष्यत काल। चिंकू की दिनचर्या में हमने उदाहरण के तौर पर देखा कि चिंकू अब स्कूल जाएगा, अर्थात वह स्कूल गया भी नहीं है ना कि जा रहा है, परंतु अभी जाएगा। तो वह क्रिया दर्शाने के लिए जो क्रिया हुई नहीं है या हो नहीं रही है परंतु होगी, उस क्रिया को दर्शाने के लिए जिस काल का प्रयोग किया जाता है उसको भविष्यत काल कहते हैं। तो अब हम देखेंगे भविष्यत काल की परिभाषा।
क्रिया के जिस रूप से उस क्रिया के होने की संभावना हो या वह क्रिया के होने का बोध हो उसे भविष्यत काल कहते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें कि मैं कल इलाहाबाद जाऊंगी, मैं कल बगीचे में घूमने जाऊंगी। इस उदाहरण में हम देखते हैं कि ना वह क्रिया हो चुकी है ना वह हो रही है, परंतु होने की संभावना है। तो होने की संभावना दर्शाते हुआ जो क्रिया है उसको हम भविष्यत काल कहेंगे। तो अब हम तीनों काल को जान चुके हैं। काल का महत्व ये है कि जब भी हम दूसरे व्यक्ति से बातचीत कर रहे हैं तब हमें जो बात उन तक पहुंचानी है या दैनिक जीवन में हम किसी को कुछ भी कहते हैं उस वक्त हम जो भी क्रिया या जो भी बात कह रहे हैं वो हो चुकी है, हो रही है या होने की संभावना है, उसका परिणाम क्या होगा ये सामने वाले व्यक्ति को आसानी से समझ आए, इसलिए योग्य काल में बोलना बहुत जरूरी है। तो हम आशा रखते हैं कि आपने काल सीख लिया है और जब भी आप बातचीत करें तो आप काल को ध्यान में रखकर ही अपने वाक्य बनाएं।